जय हिंद साथियों। सवाल बहुत नाजुक है, अहम है और तमाम हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम से, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। अब जो तमाम सोशल मीडिया, तमाम टेलीविज़न, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, बहुत तरह की डिमांड आ रही हैं, उनमें एक सबसे बड़ा सवाल है। एक गाना भी है, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो क्या जुडिशरी का जो एक धक्का लगा है उसकी आत्मा को, उसकी पहचान को, क्या वो रेस्टोर हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसको दरकिनार करके कोई दूसरी एजेंसी, चाहे वो अदालत है, चाहे कितने बड़े चीफ जस्टिस या न्यायमूर्ति, खुद इन्वेस्टिगेशन अपने केसेस की प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं ये सवाल सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस के लिए, तमाम अदालतों के लिए, तमाम जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया, चाहे किसी भी तरह का मीडिया है। आप ध्यान से देखें, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है या उससे पहले भी, क्या कभी किसी आईपीएस अधिकारी ने कभी कोई एफआईआर दर्ज कराई हो, रुक्का दिया हो? हिंदुस्तान के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली पुलिस या सीबीआई या किसी उसकी बात नहीं कर रहा। क्या उस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी बहुत बड़े डीजी लेवल, डीसीपी लेवल ने खुद करी है? नंबर 3, क्या उसका ट्रायल उस पुलिस अधिकारी ने, जो बहुत बड़े लेवल का अधिकारी है, उसने खुद फेस किया है? नंबर 4, क्या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन यदि हुई हो हिंदुस्तान में, तो क्या उसको उन्होंने सजा दिलवा दिया है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की तमाम प्रक्रियाएं हैं वो केवल और केवल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि मोस्टली पुलिस के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तमाम हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और मैक्सिमम एसीपी तक जाती हैं। मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा कि कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई डीजी रैंक का अफसर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यदि बड़ी बड़ी अदालतों ने कोई निर्णय दिया हो कि कमिश्नर साहब इसको खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, या जॉइंट सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे, या डीसीपी लेवल का करेंगे, तो ये अनुभव रहा है कि उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उनके तहत जो मातहत थे उनसे इन्वेस्टिगेशन कराई और अपनी रिपोर्ट अदालतों को सबमिट की है। तो ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जो जस्टिस साहिबान, जो कमेटी के मेंबर हैं, खुद जा रहे हैं, मौके पर जा रहे हैं, तमाम तरह की जांच की प्रक्रियाओं से वो तमाम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। क्या वो सबूत सही मायने में इकट्ठे हो पाएंगे? और सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है। जिस तरह से पीसीआर की कॉल आई, इतना सेंसिटिव इलाका जहां पर तमाम बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर का मकान भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहां पर इस तरह का इंसिडेंट हो और इंसिडेंट इतना फ्लेयर अप हो जाए कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी आग सेकनी पड़े, और उसमें ऐसे विवादास्पद मामले आ जाएं, कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाएं, तो सवाल तो पैदा होंगे, परंतु उनका जवाब भी मिलना चाहिए। तो जो कमेटी है, क्या वो एम्पावर्ड है किसी चीज़ को, कोई सबूत उनको मिले उसको फ्रीज और सीज करने के लिए? क्या वो जो पब्लिक डोमेन के लोग हैं, चाहे वहाँ चौकीदार हैं, जस्टिस साहब के परिवार में जो जो लोग आग लगने के वक्त में मौजूद थे, उनकी बेटी और उनकी जो वृद्ध माँ है, क्या वो इनको इंट्रोगेट कर पाएंगे? क्या उनके बयान रिकॉर्ड कर पाएंगे? उसी तरह सीआरपी के जो जवान वहाँ पर मौजूद है, जिनकी फुल फोर्स सिक्योरिटी देने की उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो उनको इंट्रोगेट साइंटिफिक तरीके से, कानूनी तरीके से कर पाएंगे? क्या उसकी ऑथेंटिकेशन होगी? इंतजार है रिपोर्ट का कि क्या रिपोर्ट आती है और उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर निर्णय लेता है। परंतु खटास तो आ गई है, खटास इतनी जल्दी दूर नहीं होगी। तमाम हिंदुस्तान में जो मेरे साथी एडवोकेट्स हैं, पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब अदालतों को देना ही होगा। नहीं तो जिस तरह से हमारी और संस्थाओं का एक डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, क्या इसी तरह से जुडिशरी का भी धीरे धीरे डिके होगा, एक नुकसान होगा? क्या हमारा ट्रस्ट उन पर दोबारा रेस्टोर हो पाएगा?
परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने जो पुलिस के कैरियर में मैंने कुछ ऐसे जज और जस्टिस देखे हैं कि मैं यदि मेरे सामने आज भी आ जाएं तो मैं उनको भगवान के तुल्य मानता हूं। मैं उनके आज भी पब्लिकली पैर छूने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा उन पर अटूट विश्वास है और इस विश्वास मेरे मरते दम तक उन पर बना रहेगा। परंतु ऐसे ऐसे करप्ट मजिस्ट्रेट्स, जज और जस्टिस देखे हैं कि मैं पब्लिक डोमेन में उनको ले आऊं और मैं क्या, एक सिपाही से लेकर और यदि जो भी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए मेरे साथी अधिकारी पहले थे, आज हैं और आगे रहेंगे, वो ऐसे ऐसे किस्से बताएंगे कि लोगों की शर्म से निगाहें जुट जाएंगी। तो और इससे पहले भी सीरियस एलिगेशन लगे जो पब्लिक डोमेन में आए हैं। दिल्ली के अंदर जस्टिस मुखर्जी थे, वो किस तरह से एक हवलदार की सेवाएं लेते थे। वो उनको लड़कियां तक मुहैया कराता था, पैसे मुहैया कराता था, शराब मुहैया कराता था। आपने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर एक महिला जस्टिस के घर पर किस तरह से पैसा मिला। ये तो वो एग्जाम्पल हैं जो सामने आ गए। परंतु मेरी अपनी नौकरी के दौरान भी ऐसे ऐसे जस्टिस और लोगों का, सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स का सामना हुआ। मैं देख के ताज्जुब मान जाता था किस तरह से वो मेरे से फेवर लेना चाहते हैं या मेरे साथियों से फेवर लेना चाहते हैं। एक जस्टिस साहब ने तो हद कर दी थी। उन्होंने मुझे बुलाकर कोर्ट में पहले डांटा, फिर चाय पिलाई, उसके बाद कहा कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उनकी बेटी का एक पेपर होना, जुडिशियल पेपर होना, उसमें आप नकल कराने में मदद कीजिए। मुझे बड़ा ताज्जुब और हैरानी हुई कि इतने बड़ी कुर्सी पर आसीन एक जस्टिस, जिससे उम्मीद करते हैं कि वो फांसी की सजा देने का भी अधिकार है, किस तरह की मांग, अनुचित मांग कर रहा है। ये तो मैंने एक टिप्स आपको दिया है। ऐसे ऐसे ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स और जज रहे हैं जिन्होंने पहले फटीक, दिल्ली पुलिस के अंदर बड़ा मशहूर है, फटीक में 2 साइकिल मंगाई और साइकिल फिर उसी दुकान पर गलती से पहुंच गई जहां से वो खरीद कर गिफ्ट की गई थी। इस तरह का इतिहास भरा पड़ा है। आप दिल्ली पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, हरियाणा पुलिस के जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए साथी हैं, जिनका वास्ता अदालतों से पड़ता है, वो आपको किस्से कहानियां सुनाएंगे। उसके लिए पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी। आपको लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और ये हकीकत है और सच्चाई है। मैं वो बयां कर रहा हूं जो मैंने देखा है, अनुभव किया है और अपनी नौकरी के दौरान इस तरह की चीजें हैं। अभी दिल्ली पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर तमाम सिपाही, हवलदार, आईपीएस ऑफिसर, हर साल उन पर रिटर्न दाखिल करने का दबाव बनाया जाता है कि अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी इनकम की तमाम आप रिटर्न दीजिए, तमाम तरह की जानकारियां दीजिए। परंतु ये जुडिशरी में ये बिल्कुल एक अब दूसरी तरह का एक दुनिया है। कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चाहें तो अपनी जानकारियां देंगे, नहीं चाहे तो नहीं देंगे। अभी जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसमें लगभग 700 से ऊपर जो जस्टिस हैं या न्यायमूर्तियां हैं, जिनको कहते हैं न्यायमूर्ति, उनमें 25 हाई कोर्ट के जजों ने 763 जजेस में से केवल 27 ने अपनी प्रॉपर्टीज के रिटर्न्स, अपनी प्रॉपर्टीज, उनकी आमदनी की जानकारी दी है। बाकी सब ब्लैंक है। तो इसको हम किस रूप में देखें, ये भी अदालतें बताएं कि क्या हम इसको सही माने या इसको गलत माने। अब सवाल आते हैं कि जब पीसीआर की कॉल आई, वहां पर फायर ब्रिगेड गई, फायर ब्रिगेड ने तमाम वो वीडियोग्राफी करी। मैं उसका धन्यवाद करता हूं, जो भी फायर का वहां पर निचला हमारा साथी था, उसने एक वीडियो बनाई जो गलती से पब्लिक डोमेन में आ गई, जिससे कि सारा का सारा भांडा खुल गया। गलती से उसमें यह भी आ रहा है कि गांधी जी जल रहे हैं, इस तरह की बातें आई। धीरे धीरे ये तमाम बातें पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। क्योंकि पुलिस मुख्यालय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है, एलजी हाउस के लिए जिम्मेदार है, निश्चित रूप से हमारे कमिश्नर साहब ने गृह मंत्रालय को इसके बारे में अप्राइज कराया था कि इस तरह की चीजें घटित हुई हैं। तो उनको आदेश मिला या इस तरह की चीजें आई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में बातें लाई। और ये धीरे धीरे तमाम जो कंट्रोवर्सी हुई है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजा जाए, वहां से हमारे वकील साथियों ने उसका विरोध किया, जो मैं काफी हद तक ठीक भी मानता हूं कि उनका बात बिल्कुल सही है कि क्या इस तरह के जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है, क्या उसको दोबारा इस पोजीशन में हम रख सकते हैं उसको? क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी इस तरह के
मामले चले हैं, 97 करोड़ रुपए का ये नज़दीक में ही सिम्बाजी शुगर मिल है जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इवन सीबीआई की जो एफआईआर में वो नामजद है। ऐसे आदमी को दिल्ली लाकर हाई कोर्ट के अंदर बैठाना और ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट जैसे झारखंड का जजमेंट है, तो आईब्रो तो कहीं ना कहीं खुलती हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या इसकी जांच केवल उस कमेटी तक ही सीमित रह जाएगी या उसकी जांच पुलिस और जो तमाम प्रोसीजरल सिस्टम है, जो हमारा नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, क्या उसके हिसाब से होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जैसे पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, उनके लिए एक बहुत अहम सवाल है कि क्या ये जांच केवल किसी कंक्लूजन पर इस तरह से पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। ये तो वो कमेटी ही जवाब देगी। परंतु ये जो जस्टिस साहब के जो कंट्रोवर्शियल जो शुरू में स्टेटमेंट आए, उनके बयान आए, वो ठीक उसी तरह से थे जिस तरह से केजरीवाल का शीश महल था। शीश महल के लिए वो उनको पता ही नहीं था वो इतने बड़े शीश महल में रह रहे हैं, पर्दे लगाए जा रहे हैं, झाड़ फानूस लगाए जा रहे हैं, टॉयलेट तैयार किए जा रहे हैं, तमाम कोठी मकानों को तोड़ के दिया जा रहा है। वो बता रहे मेरी जानकारी में नहीं है। कमाल है, आप जस्टिस हैं, आपको इतनी बड़ी कोठी मिली हुई है, आपको तमाम सुरक्षा से आपको बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट इलाका माना जाता है, वहाँ इतनी बड़ी कोठी में आपको रखा गया है। आप कहें कि मेरे जो स्टोर था उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यदि कोई बहुत बड़ा मामला या नेशनल सिक्योरिटी से ये मामला जुड़ जाता तो क्या आप तब भी इग्नोरेंस कर सकते थे? तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका सवाल उनको देना ही होगा, और नहीं तो उनकी इंटीग्रिटी हमेशा के लिए डाउटफुल रहेगी। वो किसी भी अदालत में चले जाएं, इलाहाबाद में जाएं, किसी भी जगह उनको रखा जाए, उनकी इंटीग्रिटी अब हमेशा के लिए डाउटफुल है। क्योंकि जो नोटों की गिनती नहीं हो पाई, गिनती कौन करेगा? गिनती पुलिस करेगी, गिनती एफएसएल की एक्सपर्ट का आकर करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से हुई हैं। क्योंकि मैं नहीं कहता कि एफआईआर जज साहब के अगेंस्ट की जाए, जस्टिस न्यायाधीश साहब के की जाए, न्यायमूर्ति साहब के खिलाफ की जाए, परंतु दिल्ली पुलिस एक डीडी एंट्री पर एक मुकदमा भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कर सकती थी। सबूत मिटाने का, छिपाने का या आग लगने के कारणों की जांच करने का, उसमें कोई रोक नहीं है। मैं मानता हूं कि कुर्सी पर रहते हुए किसी जस्टिस को, किसी मजिस्ट्रेट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि शीर्ष अदालतों का कोई आदेश, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश ना आए। परंतु वो कहते हैं ना, समर्थ को ना दोष गुसाई। अब वो समर्थवान कैटेगरी है, वो तमाम लोगों को सवाल जवाब कर सकती है, नोटिस जारी कर सकती है, परंतु इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है और वो चूक आज भी सुधारी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी इस पर मनन करें, दोबारा से सोचें क्या जो उस दिन काल हुई थी, हम डीडी एंट्री पर क्या मुकदमा करने के एंटाइटल है या नहीं है। मेरा कहना है हाँ, आज और अभी इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है। जस्टिस साहब के खिलाफ नहीं कह रहा, जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जांच, उस प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस के हाथ खुले हुए हैं। इस देश का कानून उनको इजाजत देता है, वो किस तरह से भी वो इसकी जांच कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं, इससे जुड़े लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा सकते हैं, पुलिस का अधिकार है, प्रेरोगेटिव है। कॉल डिटेल्स वहां से हासिल की जा सकती हैं, डंप डाटा प्रिक्योर किया जा सकता है। तो इस तरह की कोई बाउंड नहीं है। और पुलिस के लिए जांच के लिए टाइम फिक्स किया गया है कि आप 30 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन, 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन की गएंगे। परंतु कमेटी के लिए कोई टाइम बाउंडेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं की है कि कितने दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वो आज दे ना दे, दाल में काला है या पूरी दाल काली है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये करप्शन का मामला है। तो इन तमाम जो सवालों की जांच कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप कल को कहेंगे कि हम फिर दोबारा पुलिस पर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, सीबीआई है, चाहे दिल्ली पुलिस है, हम उन पर विश्वास करते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। परंतु तब तक जो टाइम गैप के साथ
तमाम सबूत और तमाम तरह की चीज़ें नष्ट हो सकती हैं और काफ़ी हद तक हो भी गई होंगी, क्योंकि टाइम गैप बहुत बड़ा है। और जस्टिस साहब का जो कानूनी ज्ञान है मेरे से और आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अनगिनत मामले इस तरह की उन पर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी, उन्होंने जांच नहीं की होगी, पर जांच पर टिप्पणियां की होंगी और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पास किए होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को नोटिस दिए होंगे, तमाम जानकारियां दी होंगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डोमेन में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए, और नहीं तो इसका असर आने वाले समय में जो हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उनका विश्वास नहीं, तमाम एक आम जनता का विश्वास भी डगमगा जाएगा कि क्या हम इन अदालतों पर विश्वास करें या ना करें। क्योंकि गाहे बगाए इस तरह की चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती रही हैं कि बहुत सारे लोअर कोर्ट्स के अंदर तो आप देखें कि कितना बुरा तरह से करप्शन है। पहले जब मैं नौकरी में आया था तो मेरा मानना यह था कि ये केवल तीसयारी, द्वारका और पटियाला हाउस कोर्ट या कड़कड़डूमा कोर्ट तक करप्शन है। फिर धीरे धीरे जब नौकरी आगे की तरफ बढ़ी तो पता लगा कि ये करप्शन अब सेशन कोर्ट में पहुंच गया है। फिर आगे नौकरी चली तो पता लगा अब ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं। हालांकि डर लगता है उन पर टिप्पणी करते हुए, मैं आज भी डर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कल को मेरा नोटिस आ रहा हो। हालांकि जो कंटेम्प्ट के नोटिस आते हैं, मेरा अपना अनुभव रहा है कि जिस तरह से हमारे प्रशांत भूषण जी को केवल 1 रुपये मात्र से उनको छोड़ दिया गया कि ये बिल्कुल सेटल हो गया है। तो ये कंटेम्प्ट के जो नोटिस हैं, तमाम चीज़ें हैं, एक आम आदमी डरता है। और पुलिस तो अपने सिविल कंडक्ट रूल से डरती है। उनको मिसकंडक्ट यदि बोलेंगे तो मिसकंडक्ट कर दिया जाएगा उनको। उनके तमाम जो चीज़ें हैं उनके कटघरे में पुलिस वालों को खड़ा कर दिया जाएगा। परंतु मैं एक रिटायर्ड आपका साथी हूं, तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा और पूछता रहूंगा, चाहे मुझे नोटिस दे, कोई भी अदालत नोटिस दे, मैं उससे भी सवाल पूछूंगा कि क्या ये सवाल मेरे गैर वाजिब थे, क्या वाजिब नहीं थे। हम अपना अदालतों का सम्मान करते हैं, उनकी अब जो आदेश होते हैं शब्दतः उनका पालन करते हैं। क्या हम आने वाले समय में उसी तरह अपनी अदालतों के बिल्कुल भगवान के आदेश की तरह मानकर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। तमाम तरह के संदेह पैदा हो गए हैं। मैंने केजरीवाल से तुलना इसलिए कर दी कि जिस तरह से जस्टिस वर्मा साहब ने तमाम फैक्ट्स को डिनाई कर दिया स्ट्रेट वे, इसी तरह महाशय केजरीवाल करते रहे कि ये सब झूठ है, सब फरेब है, बिल्कुल सही, भगवान की आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, केवल मैं हूँ और कोई सही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में 4 सवाल रखे थे। ये इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या ईसीपी होगा, उसको करना होगा। ठीक है, उससे जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले समय में डिसाइड होनी चाहिए, नहीं तो शक बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। जिस तरह से जस्टिस मुखर्जी के ऊपर इम्पीचमेंट फेल हो गया, आपने 2014 में एक नया एक्ट लाने की कोशिश की, उसको लाने में, एनजेएससी एक्ट को लाने में सरकार विफल होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो कोलेजियम सिस्टम है इसको भी अभी भी ठीक मानती है? क्योंकि जिस तरह की बैकग्राउंड जस्टिस वर्मा के बारे में निकल कर आ रही है तो बहुत सारे डाउट क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये आमतौर पर कहा जाता था कोलेजियम सिस्टम में केवल 250 परिवार के लोग हैं, जिनके बच्चे पोते परिवार के लोग ही उस सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो एक आम आदमी है, एक आम गरीब की बच्ची है, लड़की है, कितने जुडिशियल सिस्टम के अंदर ऊपर पहुंच पाए हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी बहुत गरीब परिवार से आई, जो लॉ ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, सुंदर महिला को आपने स्थान दिया है? नहीं दिया है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट आज तक जुडिशरी ने नहीं किया कि बहुत अनकनेक्टेड परिवार से थी, गरीब परिवार, गांव से आई थी। हाँ, आईएएस आईपीएस के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां बिल्कुल एक छोटे परिवार से एक सिपाही की लड़की आईपीएस आईएएस बनकर सुशोभित कर रही, उन पदों को सुशोभित कर रही हैं। क्या जुडिशरी में इस तरह के गरीब परिवार से या जिनका कोई कनेक्शन जुडिशरी में नहीं है, क्या वो लोग भी इसमें प्रवेश कर पाए? क्या इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, बेसिक
एक जो जानकारियां हैं जुडिशियल ऑफिसर को होनी चाहिए, क्या उनके पास है या नहीं है। सवाल बहुत हैं, जवाब चाहिए, वक्त रहते जवाब चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतों का सम्मान इसके ऊपर टिका हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारी प्रक्रिया है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, इसकी जांच जल्दी हो, पब्लिक डोमेन में आए, तभी हम अपने सिस्टम पर विश्वास कर पाएंगे, नहीं तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा और कहां जाकर रुकेगा इसका कोई अता पता नहीं है। जो मेरे साथी, मेरे दोस्त वकील इस बारे में प्रखरता से बात कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है, वो इसको प्रखरता से कहें, मजबूती से कहें, उसका अंजाम कुछ भी हो, परंतु आपका जो स्टैंड है वो कभी खराब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।